हेलो एवरीवन, आज अपन लोग एक न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ओके, अर्थात शरीर द्रव तथा परिसंचरण। अब वो शरीर द्रव क्या है? हमारे मुख्यतः में जो शरीर द्रव पाया जाता है वह मुख्यतः होता है ब्लड, इसके अलावा एक होता है लिम्फ, लसिका जिसे बोलते हैं। ओके, तो इन दो टॉपिकों के बारे में हमें पढ़ना है जो कि हमारे शरीर द्रव है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, अर्थात सर्कुलेशन का माध्यम जो होता है ब्लड, वे किस प्रकार हमारी बॉडी में अन्य पोषक तत्वों या फिर अन्य प्रकार के तत्वों को हमारे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ओके, तो इस लेसन के अंतर्गत हम ये रीड करेंगे। तो अपना लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लेंगे आज मुख्यतः बॉडी फ्लूइड के बारे में हम जानकारी करेंगे। अब देखो, जैसे कि लिविंग सेल को जीवित रहने के लिए या फिर लिविंग सेल जो होती हैं ऑक्सीजन, किनका ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया या फिर अन्य आवश्यक पदार्थ, अर्थात जो लिविंग सेल होती हैं वे ऑक्सीजन या फिर पोषण या फिर अन्य आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करती हैं। अब उन लिविंग सेल के द्वारा, उन कोशिकाओं के द्वारा उसके बदले में क्या निकाला जाता है? वेस्ट पदार्थ या फिर जिसे बोल सकते हैं हार्मफुल मैटर, उनके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। उत्सर्जित पदार्थ क्या हो सकता है? जैसे मान लो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी आवश्यक होता है। ओके, तो अब कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ताकि हमारे शरीर में जो ऊतक सुचारू रूप से कार्य कर सकें, तो उनके लिए जरूरी होता है एक माध्यम के होना, ताकि हमें उन ऊतकों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाए या फिर अन्य न्यूट्रिएंट उन्हें प्रोवाइड किया जाए और उनके द्वारा निष्कासित किए गए वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाए बॉडी से। तो इन सभी व्यवस्था के लिए एक प्रकार से तरल का उपयोग होता है, जो कि मुख्यतः हमारे बॉडी में अगर देखा जाए वो होता है ब्लड एवं लिम्फ। ओके, जैसा कि यह हो गया हमारे बॉडी में, लेकिन अगर अन्य प्राणियों में देखा जाए, अब जैसे आता है एक स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया ना। जैसे अन्य प्राणियों में अगर हम स्पंज लेते हैं या फिर कुछ सिलेंट्रेट होते हैं, वे जो होते हैं ना अपने बॉडी कैविटी के द्वारा जिसे बोलते हैं शारीरिक गुहा। ओके, तो ये जो प्राणी होते हैं अपने बॉडी कैविटी के द्वारा पानी का जो होता है ना संचरण करते हैं, अर्थात पानी का जो इनके संचरण होता है वह होता है किनके द्वारा? इनके बॉडी कैविटी के द्वारा, जिससे ये कोशिकाएं जो होती हैं इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वे आवश्यक पदार्थों को ले सकते हैं एवं उनके फलस्वरूप जो एक्सक्रीटिव पदार्थ होते हैं उनको दे सकते हैं, अर्थात निष्कासित कर सकते हैं। किसके द्वारा? इनके बॉडी कैविटी के द्वारा। तो उसी प्रकार अन्य प्राणी का भी अपना सिस्टम होता है कि किस प्रकार वे बॉडी में अन्य तत्वों को, किसी जो उनके आवश्यक पदार्थ होते हैं, किस प्रकार उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए। ओके, तो अगर मनुष्य की बात किया जाए यानी फिर उच्च वर्ग के प्राणियों में अगर बात किया जाए, तो मनुष्यों में एक विशेष प्रकार का तरल होता है, फ्लूइड होता है, जो कि मुख्यतः होता है ब्लड। ओके, ब्लड, इसके अलावा कुछ मात्रा में लिम्फ जिसे बोलते हैं हम क्या? लसिका। लसिका का भी उपयोग किया जाता है इस कार्य में। ओके, तो हम आज के लेक्चर में मुख्यतः हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में हम आगे के लेक्चरों में पढ़ेंगे। पहले हम ब्लड देखते हैं, ब्लड में क्या होता है। ओके, तो ब्लड जो होता है वह मुख्यतः होता है ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात विशेष प्रकार का ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो द्रव्य आधारित जिसे बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, इसके अलावा प्लाज्मा तथा फॉर्म एलिमेंट से बना होता है, अर्थात संगठित पदार्थ जो होता है। संगठित पदार्थ, तो इससे मिलकर बना होता है। ओके, तो हम इसमें एक एक करके जो ब्लड का ये 3 पार्ट आपको दिखाया गया है, इसमें हम एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे
प्लाज्मा के बारे में आज के लेक्चर में प्लाज्मा को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो संगठित पदार्थ होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब देखने को हमें मिलेंगे। अब प्लाज्मा की अगर बात किया जाए, प्लाज्मा जो होता है ना हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक हल्का पीले रंग का पदार्थ होता है, तरल होता है। ये भी ये हल्का पीले रंग का होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा कलर। क्या एक्स्ट्रा कलर हल्का पीला रंग होता है तथा विस्कस फ्लूइड, जो कि बोल सकते हैं गाढ़े तरल के रूप में। तो ये हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जो कि हमारे ब्लड का जो अगर 100% लिया जाए ना तो 55% इसका ब्लड में 55% भाग होता है इसका प्लाज्मा का। इसके अलावा जो बचते हैं द्रव आधार तथा फॉर्म्ड एलिमेंट वो 45% के करीब होते हैं। ये एनसीईआरटी में दिए तो गया है 55% ना, लेकिन ये नियर अबाउट होता है 52% के करीब। ओके, ये लेकिन आप अगर कहीं लिखेंगे तो 55% ही लिखेंगे। ये 52% होता है नियर केस में, ये चेक किया गया। लेकिन एक जो किताबी भाषा होती है वो बताया गया है कि 55% भाग होती है किसके, हमारे ब्लड का। अर्थात ये 50% ज्यादा जो ब्लड में अगर मात्रा देखते हैं, जो आपको ब्लड दिखाई देता है उसमें 50% से ज्यादा मात्रा किसकी होती है, हमारे प्लाज्मा की। ओके, प्लाज्मा में अगर देखा जाए तो प्लाज्मा जो होती है ना, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है तथा 6 to 8% उनमें प्रोटीन पाया जाता है। देखो ये जो प्लाज्मा होता है ना, ये हमारे ब्लड में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है उसी के द्वारा हमें एक प्रकार से प्रतिरक्षा का भी माध्यम प्रदान होता है, या फिर रक्त के थक्का बनाने में भी, अर्थात जैसे आपके कहीं कट हो गया अर्थात ब्लड ब्लीडिंग होने लगा ना, तो उस दौरान कार्य कौन करता है, हमारा जो प्लाज्मा होता है। इसी के में अंदर प्रोटीन जो होती हैं, इसी के थ्रू उनका ब्लड क्लॉटिंग होता है, या फिर अन्य चीजों में पाराशरीर संतुलन जिससे बोल सकते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस होता है। तो ये सब कार्य करती है हमारी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होती है ना, एक विशेष कार्य, इसका हमारे बॉडी में काफी विशेष योगदान होता है। ओके, अगर प्लाज्मा में और अगर बात करें तो यह हो गया कि 90 से 92% वाटर पाया जाता है तथा 6 से 8% इसमें जो पाया जाता है वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन। अब उन प्रोटीनों में अगर हम बात करें तो 3 विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, जो कि है मुख्यतः फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, इसके अलावा एल्बुमिन। ओके, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये सारी पॉइंट, एक पॉइंट जितना लिखा गया, एक पॉइंट आपको कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं करना है, इसमें हर एक पॉइंट आपको याद रखना होगा। ओके, तो अब हम अगर देखते हैं इनमें जो 3 विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इनके अलावा भी कई प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन जो इनमें प्लाज्मा में 3 विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, वे होती है फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, इसके अलावा एल्बुमिन। अगर हम कार्य देखें फाइब्रिनोजन की, किसकी, फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन क्या बोलता है कि फाइब्रिनोजन की आवश्यकता जो होती है ना, मुख्यतः ब्लड क्लॉटिंग, जिसे बोलते हैं कोगुलेशन। क्या, ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन, जो कि यहाँ पर लिखा गया कोगुलेशन, जिसे हम बोलते हैं रक्त का थक्का बनाना या फिर स्कंदन करना। तो ये कार्य होता है हमारे फाइब्रिनोजन का। फाइब्रिनोजन ये फाइबर नुमा रेडिएशन निकालती हैं, जिसके द्वारा वे जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है उसमें ब्लड का जो ब्लीडिंग होता है उसके रोकने में काफी हेल्पदायक होती है फाइब्रिनोजन। इसका हम एक साइकिल ही आपको दिखाएंगे किस प्रकार फाइब्रिनोजन कार्य करता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की, जो कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्लाज्मा की प्रोटीन। ओके, तो इनमें अगर हम देखा जाए तो ग्लोब्यूलिन जो होती है वे एक प्रकार से हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है, इम्यूनिटी पावर होती है जो हमारे अंतर्गत, हमारे बॉडी के अंतर्गत, उसमें सहायता प्रदान कौन करती है, हमारे ग्लोब्यूलिन, जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि ग्लोब्यूलिन मुख्यतः बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र में सहयोग करता है, अर्थात रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है हमारी बॉडी को, या फिर अन्य किसी
हानिकारक जीवों से हमारे बॉडी में जो अन्य आर्गन उपस्थित, कई आर्गन उपस्थित होते हैं, नलियां उपस्थित होती हैं, तो कई प्रकार के हमारे बॉडी में जो सिस्टम प्रकार होते हैं उनको सुरक्षा देने का प्रदान करता है। ओके, इसके अलावा अगर एल्बुमिन की बात किया जाए, एल्बुमिन जो कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि हमारे बॉडी में एक होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू ना ये हमारे बॉडी में परसोडिक संतुलन होती है सॉल्यूट की या फिर सॉल्वेंट की, तो ये प्लाज्मा में उपस्थित सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ये उसके ऑस्मोटिक परसोडिक संतुलन को, मतलब कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, कंसंट्रेशन कहाँ पर कम है, ये उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसका कौन, ये एल्बुमिन प्रोटीन। ओके, तो इनके अलावा अगर प्लाज्मा में देखें तो प्लाज्मा में कई प्रकार के मिनरल्स भी उपस्थित होते हैं। अब उन मिनरल्स में क्या होते हैं, Na+, Ca2+, Mg2+, इसके अलावा HCO3-, इसके अलावा क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन से बोलते हैं Cl-। ओके, तो इनकी उपस्थिति होती है। इन सभी आयनों का अपना अपना एक विशेष योगदान होता है, जिसमें आप इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्यतः पढ़ेंगे इनका योगदान। कैल्शियम +2 का एक विशेष योगदान होता है किसमें, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। ओके, ये फाइब्रिनोजन की सहायता से आपको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे किस प्रकार कैल्शियम +2 हमारे बॉडी में कार्य करता है। ओके, तो अभी बस इसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए और इसको याद रखिए, उसको समझिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लाज्मा में जो होता है वो होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड etc भी प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। अर्थात प्लाज्मा में हम क्या क्या देखें, प्लाज्मा में एक तो 90 to 92% जो है वाटर था, इसके अलावा उसमें 6 से 8% प्रोटीन था। अब प्रोटीन का कार्य देखें, इसके अलावा भी उनमें ग्लूकोज उपस्थित है, किसमें, प्लाज्मा में ग्लूकोज उपस्थित है, लिपिड उपस्थित है, इसके अलावा एमिनो एसिड उपस्थित है। एमिनो एसिड जिसमें प्रोटीन तो आप पहले ही देख लें, तो जिसमें प्रोटीन उपस्थित होती है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स उपस्थित होते हैं जिनका अपना विशेष कार्य होता है। ओके, इनके अलावा अगर हम देखें तो ब्लड को कोगुलेट से बोलते हैं स्कंदन करना या फिर रक्त का थक्का बनाना वाले फैक्टर जो होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव रूप में पड़े होते हैं। अब देखो जो बॉडी की सर्कुलेटरी होती है, मतलब ब्लड में पाया जाने वाला एक हिपैरिन होता है, क्या, हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ होता है ना जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, अर्थात इसको रक्त को थक्का ही नहीं बनने देता। कौन, हिपैरिन। तो हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि ब्लड को लगातार सर्कुलेट करता है, अर्थात ये हमारी बॉडी में एक काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर ब्लड कहीं क्लॉट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कारण इसमें उपस्थित होता है हिपैरिन, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वह माध्यम है जो कि उसको क्लॉट होने नहीं देता है। अर्थात एंटी क्लॉटिंग जो होता है मैटर वो होता है हमारा हिपैरिन, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर जो हमारे बॉडी में उपस्थित होती है प्रोथ्रोम्बिन या फिर फाइब्रिनोजन जिसकी सहायता से ये ब्लड क्लॉट कर रहे थे ना, तो ये सब जो होते हैं ना मुख्यतः ये इनएक्टिव अर्थात निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं, अर्थात ये एक्टिव नहीं रहते। ये एक्टिव तभी होते हैं जब कहीं बॉडी पर कट लग जाते हैं, अर्थात ब्लीडिंग होने लगता है, तो उस दौरान ये अपनी प्रतिक्रिया उसके प्रति स्टार्ट कर देते हैं ताकि वे उनको ब्लड क्लॉट कर सकें, अर्थात रक्त का थक्का बना सकें, अर्थात बाहर जो होती है ब्लड ब्लीड ना कर पाए। ओके, तो वही बोलते हैं कि जो इनके अंदर फैक्टर ये सभी उपस्थित होते हैं ना, सभी इनएक्टिव रूप में पड़े रहते हैं। सिर्फ कौन, जो कोगुलेट करने वाले फैक्टर होते हैं और नहीं, ये प्रोटीन का अपना कार्य चालू रहेगा। जो इनका ब्लड क्लॉटिंग वाला एक फैक्टर होता है सिर्फ वही इनएक्टिव रूप में पड़ा रहता है हमारे ब्लड के अंतर्गत अर्थात प्लाज्मा में। इसके अलावा हम देखते हैं वह प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर, यहाँ पर क्लॉटिंग लिखा गया है, क्लॉटिंग फैक्टर ना हो तो उसे हम
सीरम कहते हैं, अर्थात जिसमें हेपेरिन तो उपस्थित है लेकिन उसमें प्रोथ्रोम्बिन या फिर फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है वे उसमें उपस्थित नहीं है। अर्थात सीरम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें वे ब्लड मतलब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वे उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात उनका कभी भी जमाव नहीं होता है, रक्त का थक्का उसमें नहीं बनता। उस ऐसे पदार्थ को हम क्या बोल दिए हैं यहाँ पर, सीरम। इसको आप याद रखिएगा। ओके, तो ये हमारे इतनी सारी बातें जो होती हैं एनसीईआरटी की, ये आप बहुत अच्छे तरह से आपको याद करना होगा। एक एक पॉइंट से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा वो पूछ लेगा ब्लड के बारे में, अगर बोर्ड में पूछते रहेगा कि ब्लड के बारे में बताइए। ओके, तो आप कुछ मेन पॉइंट लिखेंगे ताकि उसे अट्रैक्शन बने और आपको काफी फायदा हो सके। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से रीड करिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।